मूवी के स्टार्ट में हम रॉय फ्रीमैन को देखते हैं जो अल्जाइमर पेशेंट था। रॉय एक पुलिस डिटेक्टिव था जो 10 साल पहले रिटायर हो चुका था, लेकिन कुछ अरसा पहले ही एक खौफनाक हादसे में रॉय अपनी याददाश्त खो बैठा था। यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए डॉक्टर मेहता ने एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी करके उसके ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए थे, जो बार बार उसके ब्रेन के टारगेटेड एरिया में इम्पल्सेस सेंड करते रहते थे ताकि उसको धीरे धीरे अपनी भूली हुई जिंदगी याद आ सके। डॉक्टर मेहता ने ब्रेन स्टिमुलेट रखने के लिए उसे मुख्तलिफ ब्रेन एक्सरसाइजेस करते रहने को कहा था। रॉय घर में अकेला रहता था। एक दिन उसे क्लीन हैंड प्रोजेक्ट से एमिली डीट्स नामी एक लॉयर की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि मैं आपके 10 साल पुराने केस के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ। अगले दिन रॉय एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाता है, जहां एमिली बताती है कि हम लोग उन कैदियों की मदद करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो बेकसूर हैं। 10 साल पहले आइजैक सैमुअल को आपने प्रोफेसर जोसेफ वीटर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके उसका कन्फेशन लिया था। 1 महीने बाद आइजैक को सजाए मौत दे दी जाएगी, लेकिन उसका कहना है कि वो बेकसूर है और वो आप और आपके पार्टनर से मिलना चाहता है। लेकिन रॉय को तो कुछ भी याद नहीं था। वो घर वापस आकर इस केस की पुरानी फाइल्स खोलकर देखने लगता है। उन्हीं फाइल्स से उसे पता लगता है कि मर्डर के बाद पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिला था। उसके बाद वो जेल में जाकर आइजैक से मिलता है। आइजैक रॉय से कहता है कि वो उस रात सिर्फ चोरी करने प्रोफेसर जोसेफ के घर गया था, लेकिन उसी वक्त घर में कोई और आया और उसने जोसेफ को मार दिया। मैं डर के मारे छुपा रहा और कुछ नहीं देख सका। रॉय कहता है कि तुमने फिर अपना जुर्म कबूल क्यों किया? तो आइजैक कहता है कि तब मैं सिर्फ 18 साल का था और तुम्हारे पार्टनर जिमी ने मुझे डरा धमकाकर जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया। रॉय कहता है कि मैं ये सब कैसे मान लूं, जबकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस घर में हर जगह मौजूद थे। आइजैक उसे कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रिचर्ड फिन से मिलो। वो प्रोफेसर जोसेफ को अच्छी तरह जानता था और जोसेफ की मौत पर एक बुक लिख रहा है। कुछ अर्सा पहले वो मुझसे मिलने भी आया था। मैं इनोसेंट हूँ और तुम और तुम्हारे पार्टनर जिमी ने गलत आदमी को पकड़ लिया, लेकिन अब तुम दोबारा उस मर्डर के असली कातिल को ढूंढकर मुझे बचा सकते हो। घर वापस आकर रॉय पुरानी केस फाइल में डिटेक्टिव जिमी का नाम देखता है और अगले दिन वो उसके घर पहुंच जाता है। रॉय 10 साल बाद उससे मिल रहा था। वो जिमी को बताता है कि मैं एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुका हूँ, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिमी उसे अपनी बीवी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि क्या तुम्हें कैट भी याद नहीं? 1 साल पहले ये कैंसर से मर गई। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर मैंने खुद ही किसी तरह पैसों का इंतजाम करके अपनी बीवी का इलाज करवाया। जॉय उससे 10 साल पहले जोसेफ के मर्डर केस का जिक्र करता है और बताता है कि मैं आइजैक से मिलने जेल गया था। जिमी कहता है कि मुझे भी एमिली की कॉल आई थी, लेकिन मैं नहीं गया। हर मुजरिम सजा से पहले यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, तुम भी इस केस को भूल जाओ। लेकिन रॉय कहता है कि मुझे आइजैक की आंखों में सच्चाई दिखी। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे ब्रेन एक्सरसाइज करने को कहा है, इसलिए मैंने इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला कर लिया है और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो जिमी से रिचर्ड फिन का जिक्र करता है कि हमें क्राइम सीन से आइजैक के अलावा रिचर्ड के फिंगरप्रिंट्स भी हर जगह मिले थे, लेकिन हमने उसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया और सिर्फ आइजैक को ही कातिल समझा। फिर वो कहता है कि रिचर्ड को ढूंढने में मेरी मदद करो। जिमी उसे वादा कर लेता है और रॉय वहाँ से चला जाता है। घर जाकर रॉय अपनी कुछ पर्सनल चीजें एक बॉक्स से निकालता है, जिसमें एक गन और उसकी शादी का पिक्चर फ्रेम भी था, लेकिन उसका शीशा टूटा हुआ था, इसलिए वो अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख सका। उसी वक्त उसे जिमी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसने रिचर्ड को ढूंढ लिया है। फिर जिमी रॉय को रिचर्ड फिन की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और बताता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन रॉय कहता है कि उसकी बॉडी पर इंजेक्शन के निशान नहीं हैं। अगर ये ड्रग एडिक्ट होता तो उसकी बॉडी पर बहुत से निशान होते। रॉय समझ जाता है कि रिचर्ड असली कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसे मार दिया गया। फिर रॉय रिचर्ड के भाई से मिलता है और उसे पूछता है कि रिचर्ड कोई बुक लिख रहा था, मुझे वो बुक चाहिए। रिचर्ड का भाई रॉय को वो बुक दे देता है जिसका नाम बुक ऑफ मिरर था। फिर वो रॉय को कहता है कि रिचर्ड कुछ दिनों से काफी परेशान था, लेकिन उसने कभी भी ड्रग्स नहीं
नहीं लिए थे। घर आकर रॉय रिचर्ड की बुक पढ़ने लगता है। रिचर्ड की मुलाकात 10 साल पहले लॉरा बेंस नामी लड़की से हुई थी। लॉरा उसे बताती है कि वो किसी थीसिस पर काम कर रही है और इसमें प्रोफेसर जोसेफ उसकी मदद कर रही हैं। लॉरा और रिचर्ड में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रिचर्ड एक राइटर था और साथ साथ वो स्टूडेंट भी था। एक दिन रिचर्ड को उसकी माँ की कॉल आती है और वो बताती है कि रिचर्ड के डैड की मौत के बाद वो उसके कॉलेज की फीस नहीं दे सकती, इसलिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। लॉरा उसे कहती है कि प्रोफेसर जोसेफ तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर लॉरा रिचर्ड को प्रोफेसर जोसेफ के पास लेकर जाती है। प्रोफेसर जोसेफ रिचर्ड को बताता है कि हम दोनों अपनी थीसिस के लिए एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम उन लोगों का इलाज करते हैं जो अपनी जिंदगी में किसी ट्रॉमा से गुजरे हों। हम उनके ट्रॉमा की मेमोरी को अच्छी मेमोरी से रिप्लेस कर देते हैं या उनकी बुरी मेमोरी को उनकी याददाश्त से बिल्कुल ही मिटा देते हैं। फिर जोसेफ रिचर्ड को अपने घर में मौजूद सारी किताबों को ऑर्गेनाइज करने का काम देता है और उसके बदले में वीकली $500 देने का कहता है। जोसेफ वहाँ काम करने लग जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात वहाँ के केयर टेकर वेन से होती है जो उसे जोसेफ के बेसबॉल बैट्स की कलेक्शन के बारे में बताता है। वहीं रिचर्ड लॉरा और जोसेफ को एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंकली बातें करते देखकर जेलस हो जाता है, लेकिन एक रात वो लॉरा को जोसेफ के साथ देखकर समझ जाता है कि लॉरा जोसेफ के साथ भी रिलेशनशिप में है। फिर एक दिन बुक्स ऑर्गेनाइज करते हुए रिचर्ड को उस थीसिस की कॉपी मिलती है जिस पर लॉरा और जोसेफ काम कर रहे थे। उस पर सिर्फ जोसेफ का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसके नाम के नीचे लॉरा ने खुद पेन से अपना नाम लिख लिया था। जोसेफ भी वहां आकर रिचर्ड के हाथ में वो थीसिस देख लेता है और फिर उसे लंच का कहकर वहां से चला जाता है। लंच के दौरान जोसेफ रिचर्ड को दबे अल्फाज में धमकी देता है कि उसके लिए यही बेहतर है कि वो लॉरा से दूर रहे। रात को रिचर्ड लॉरा से बात करने उसके घर जाता है, लेकिन लॉरा वहां से हमेशा के लिए जा चुकी थी। अगली ही सुबह जब रिचर्ड जोसेफ के घर जाता है तो जोसेफ कत्ल हो चुका था और पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। जोसेफ के थीसिस यूएस गवर्नमेंट पब्लिश करने से पहले स्टडी किया करती थी। रिचर्ड को पता चला था कि जोसेफ की मौत से एक हफ्ता पहले लॉरा ऑफिसर सुजैन से मिलने गई थी और उसे कहा कि जिस थीसिस पर सारी मेहनत मैंने की उसको जोसेफ अपने नाम से पब्लिश करना चाहता है, लेकिन सुजैन ने उसकी किसी बात पर एतबार नहीं किया। जोसेफ के मरने के बाद लॉरा भी गायब हो गई थी, लेकिन एक दिन रिचर्ड को लॉरा मिल ही गई। इसके साथ ही रिचर्ड की बुक खत्म हो गई। वो आगे कुछ नहीं लिख सका था क्योंकि वो मर चुका था। रॉय जिमी से मिलकर कहता है कि जोसेफ के मरते ही उसके साथ जुड़े लोग भी गायब हो गए, जैसे लॉरा और जोसेफ का केयर टेकर वेन कहाँ है कोई नहीं जानता। इंटरनेट भी उन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर रॉय रिचर्ड की बीवी से मिलने जाता है। वो रॉय को बताती है कि एक बार उसने रिचर्ड को एलिजाबेथ नामी एक औरत से बात करते हुए सुना था। रिचर्ड बहुत गुस्से में था, उसने कभी इतने गुस्से में बात नहीं की थी। रॉय इंटरनेट पर एलिजाबेथ को सर्च करता है तो उसके सामने एलिजाबेथ नाम से जो औरत आती है वो कोई और नहीं बल्कि लॉरा बेंस थी, जो कि अब एलिजाबेथ वेस्टलेक के नाम से किसी कॉलेज में प्रोफेसर थी। उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। रॉय एलिजाबेथ से मिलकर कहता है कि रिचर्ड ने एक किताब लिखी है जिसके मुताबिक तुम जोसेफ के कत्ल में इन्वॉल्व दिखाई देती हो, लेकिन एलिजाबेथ साफ इनकार कर देती है। रॉय एलिजाबेथ को रिचर्ड की लिखी बुक देकर कहता है कि टाइम निकाल कर उसे पढ़ लेना क्योंकि अगले महीने आइजैक को मौत की सजा दे दी जाएगी। हो सकता है कि हम उसे बचा लें। उसके बाद रॉय को एक वेबसाइट की तरफ से वेन का एड्रेस भी रिसीव होता है जहां वो उसका एड्रेस सर्च कर रहा था। रॉय वेन से मिलने जाता है जहां उसे पता चलता है कि वेन भी जोसेफ का पेशेंट था। वो एक सोल्जर था और जंग लड़ने के बाद वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जोसेफ की नजर एक दिन वेन पर पड़ी तो वो समझ गया और उसे अपने घर काम पर रख लिया और कुछ मेडिसिन से उसका इलाज करने लगा। उसकी बुरी मेमोरीज तो मिटने लगी थी, लेकिन साथ ही साइड इफेक्ट्स भी शो होने लगे थे। उसने मेडिसिन छोड़ दी थी। वेन रॉय को बताता है कि जोसेफ ऐसे ही ट्रॉमा से गुजरते लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन पर रिसर्च कर रहा था। फिर वो रॉय को बताता है कि जोसेफ के पास बहुत सी औरतें भी आया करती थी जिनको वो यूज करता था और फिर उनकी वीडियोस बनाकर अपने पास रखा करता था। लॉरा से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो सिर्फ उसकी लैब में काम करती थी। फिर वो बताता है कि मैं ओल्ड वॉरेन बार में ड्रिंक करने जाता था। वहाँ की बारटेंडर डायन लिंच से भी जोसेफ ने रिलेशनशिप बनाया हुआ था। रॉय के जाने के बाद वेन किसी को कॉल करके रॉय के बारे में बात करता है। रॉय घर आकर दोबारा से केस फाइल खोलकर देखता है। वो नोटिस करता है कि बाकी केसेस में उसके और जिमी दोनों के साइंस थे, लेकिन इस केस में सिर्फ जिमी के साइन थे। रात को लॉरा रॉय
के घर आती है और कहती है कि रिचर्ड ने सिर्फ बकवास लिखी है, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया था। वो कहती है कि जोसेफ के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। रॉय कहता है कि जोसेफ को मारने के बहुत से रीजंस हैं, थीसिस या जेलेसी भी इस कत्ल की वजह हो सकता है। लॉरा समझ जाती है कि रिचर्ड की तरह रॉय को भी लॉरा पर ही शक है। रॉय जब भी लॉरा से मिलता था उसे लगता था कि वो लॉरा से पहले भी मिल चुका है। लॉरा के जाने के बाद रॉय खाना लेने बाहर जाता है तो वेन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उसे शूट करके मार देता है। फिर रॉय को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जिमी वहां आकर रॉय को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा से पता चल गया है कि तुमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। जिमी रॉय को बताता है कि जिस ड्रग से रिचर्ड मरा वो ड्रग पुलिस को वेन के ट्रक से भी मिली है। हो सकता है कि वेन ने ही रिचर्ड को मारा हो। रॉय जिमी से पूछता है कि हमने 30 साल इकट्ठे काम किया, हर केस में तुम्हारे साथ मेरे साइन होते थे, लेकिन इस केस में सिर्फ तुम्हारे ही साइन क्यों हैं? जिमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने एक एक करके सबको इन्वेस्टिगेट किया, अब तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रॉय ओल्ड वॉरेन बार में जाकर डायन के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि डायन 5 साल पहले ही मर चुकी है। वहीं रॉय को ऑफिसर सुजैन की कॉल आती है और वो उसे मिलने बुलाती है। रॉय सुजैन से मिलने जाता है तो वो बताती है कि प्रोफेसर जोसेफ ने जो रिसर्च थीसिस लिखा था वो लॉरा ने क्लेम किया, लेकिन इससे पहले कि वो थीसिस पब्लिश होता जोसेफ का मर्डर हो गया। कुछ साल बाद एलिजाबेथ के नाम से लॉरा ने वही थीसिस पब्लिश कर दिया और उसकी बेस पर उसे डॉक्टरेट की डिग्री मिली और आज वो प्रोफेसर बन चुकी है। रॉय को यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे लॉरा का ही हाथ है। रॉय उसके बाद जोसेफ के घर जाता है जो 10 साल से बंद पड़ा हुआ था। उसे याद आ जाता है कि 10 साल पहले इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें पता चला था कि जोसेफ का एक बेसबॉल बैट गायब है जो उन्हें नहीं मिल सका था, और वहीं उसने देखा था कि शॉवल पर मिट्टी भी लगी हुई थी। ये याद आते ही रॉय वही शॉवल उठाकर गार्डन में जाता है और एक जगह खुदाई करने लगता है जहां उसे वो बैट मिल जाता है जिस पर खून के निशान थे, यानी मर्डर वेपन वही बैट था। इसी वक्त लॉरा और जिमी भी वहां आ जाती हैं। जिमी लॉरा और रॉय को घर के अंदर लेकर आता है और रॉय से कहता है कि मैंने बोला था ना कि इस सब से दूर रहो। रॉय को पता लगता है कि लॉरा और जिमी एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो जिमी से पूछता है कि तुमने ये क्या किया? तुम्हें अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और तुमने लॉरा से पैसे लेकर जोसेफ को कत्ल कर दिया ताकि लॉरा थीसिस अपने नाम से पब्लिश कर सके। लॉरा कहती है कि नहीं, ना तो मैंने जिमी को पैसे दिए और ना ही मैंने जोसेफ को कत्ल करवाया है, बल्कि मैं और जिमी तो कभी मिले भी नहीं थे। जिमी से मेरी पहली मुलाकात तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त हुई। उस टाइम जोसेफ के मर्डर केस में मेरा नाम जुड़ चुका था और मैं बदनाम हो चुकी थी। जिमी ने मुझसे बहुत से सवालात किए तो मुझे लगा कि अब अगर मैंने अपने नाम से थीसिस पब्लिश कर भी दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैं यहाँ से चली गई और अपना नाम भी चेंज करके दोबारा से इस थीसिस पर मजीद रिसर्च की और बुक पब्लिश कर दी। लेकिन कुछ अरसे पहले रिचर्ड को किसी तरह मेरे बारे में पता चल गया और उसने फौरन जिमी से कांटेक्ट करके सब बता दिया और कहा कि उसे शक है कि थीसिस के लिए मैंने जोसेफ को कत्ल कर दिया है। जिमी को पैसों की जरूरत थी। उसने एविडेंस से जोसेफ का थीसिस निकालकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मैंने उसे पैसे ना दिए तो वो पब्लिक को ये बता देगा कि मैंने जोसेफ का थीसिस चुराया है और मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। रॉय जिमी से पूछता है कि क्या तुमने रिचर्ड को भी कत्ल किया? जिमी कहता है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा, बल्कि लॉरा ने वेन को मैनिपुलेट किया कि रिचर्ड जोसेफ के मर्डर पर बुक लिख रहा है। वो तुम्हें उसका कातिल समझ रहा है, जिसकी वजह से वेन ने रिचर्ड को मार दिया। फिर रिचर्ड को मारने के बाद लॉरा ने वेन को तुम्हें मारने भेजा और अब वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। वो इसी तरह लोगों के दिमाग से खेलकर उनसे अपने काम निकलवाती है। लेकिन इससे पहले कि जिमी रॉय को लॉरा का सारा सच बताता, लॉरा जिमी को गोली मार देती है। लॉरा रॉय को भी मार देना चाहती थी, लेकिन जिमी लॉरा को शूट कर देता है और वो वहीं मर जाती है। मरने से पहले जिमी रॉय से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। फिर जिमी भी मर जाता है। रॉय ने केस सॉल्व कर दिया था। लॉरा मेन सस्पेक्ट थी जो अब मर चुकी थी। आइजैक इनोसेंट प्रूव हो गया था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। रॉय बहुत खुश था और अब उसकी याददाश्त भी वापस आ रही थी। घर आकर रॉय अपनी वेडिंग फोटो फ्रेम से टूटे हुए ग्लास के टुकड़े साफ करता है तो देखता है कि जो औरत
उसकी बीवी है वो कोई और नहीं बल्कि डायन लिंच है। उसके बाद रॉय को सब याद आ जाता है। लॉरा ओल्ड वॉरेन बार में रॉय से आकर मिली थी और उसने रॉय को बता दिया कि डायन जोसेफ की पेशेंट है, लेकिन जोसेफ से उसके फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं। लेकिन जब रॉय ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया तो उसने रॉय को डायन और जोसेफ की टेप दे दी। ये सब उसने जानबूझकर किया था ताकि रॉय गुस्से में आकर जोसेफ को मार दे और वो थीसिस लॉरा को मिल जाए, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। रॉय ने नशे की हालत में जोसेफ के घर जाकर उसे उसी के बेड से मार दिया, यानी जोसेफ को मारने वाला खुद रॉय ही था। उसके बाद इस केस को दबाने में जिमी ने रॉय का साथ दिया और मर्डर वेपन को वहीं गार्डन में गाड़ कर छुपा दिया गया और फिर आइजैक को केस में फंसा दिया। ये सब याद आने के बाद रॉय को शदीद धचका लगता है और वो अपनी गन उठाकर वहां से चला जाता है, जिससे यही लगता है कि रॉय अब खुद को भी मार देगा। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।